नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि बंगाल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कई बड़े दिग्गज नेताओं की रैलियां अब बंगाल में होने वाली हैं और इसी बीच में खबर यहां पर सामने आई है कि नवंबर 2020 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल का दौरा हो रहा है। यहां पे बात पश्चिम बंगाल के दौरे की नहीं, बंगाल के दौरे की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। बट क्या कुछ इस बंगाल दौरे के सियासी मायने निकल सकते हैं। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम के स्थानीय नेताओं की मांगे मान ली हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी प्लानिंग बनाई है जिससे पश्चिम बंगाल के सभी 23 जिलों को कवर किया जा सके। सभी चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की रैली की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। बीजेपी रैलियों की मांग को पूरा करने और स्थानीय भाजपा इकाई की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयारी भी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, महासचिव संजय सिंह और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता समेत बीजेपी के पदाधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं। पीएम मोदी यहां 7 मार्च को जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की यह पहली रैली होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। 27 मार्च से पहले चरण में वोटिंग होनी और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी डिमांड है इन बंगाल की चुनावी रैलियों में। प्लान तैयार हो चुका है और इस विधानसभा चुनाव में भी, जिसमें पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस बीजेपी का है, थिंक टैंक बीजेपी का पूरी तरीके से काम कर रहा है पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर। वहां पर पीएम मोदी की कुल 20 रैलियां होने वाली हैं। साथ ही साथ बीजेपी बंगाल कोर ग्रुप की बैठक भी आज शुरू हो चुकी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। वहां पर एक रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति के तहत शाम को प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक बैठक होगी। उसके बाद में पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव की पूरी पिच तैयार हो जाएगी। तो वही आपको बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। और साथ ही साथ संजय सरकार, नेता टीएमसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में। साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में। सबसे पहले अरविंद जी, आपका मैं रुख करूंगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी अपनी रणनीतियों को अब अंतिम रूप दे रही है। किस प्रकार से देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को? जी अरविंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी का पूरा फोकस सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की ओर ही। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं की यहां पर काफी डिमांड है और इसी वजह से शायद कम से कम 20 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है।
तो वही रुख कर लेते हैं संजय सरकार जी की तरफ। संजय जी, किस प्रकार से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन रैलियों को पश्चिम बंगाल के इस चुनावी माहौल में, और क्या कुछ तैयारियां टीएमसी की हो रखी है यहां पर? संजय जी। बता दें कि चुनावी पसोपेश में सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के द्वारा चुनाव आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पश्चिम बंगाल में तमाम पेट्रोल पंप हैं या फिर जो कोविड वैक्सीन का जो एक हम कह सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहाँ पर लगी है, उसे भी हटाने के लिए टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसे चुनाव आयोग ने मान लिया है और सरकार से भी कहा है कि ऐसी तमाम तस्वीरों को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता का ये उल्लंघन करती हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर मुंह की खाएगी और वापस से पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को ही विजयी बनाएगी और ममता बनर्जी उनका मुख्यमंत्री का ही चेहरा रहेंगी। वहीं टीएमसी ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन अभी तक उनका मुख्यमंत्री कौन होगा इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। बार बार बीजेपी की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि बंगाल का ही चेहरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा, लेकिन टीएमसी इसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप में लगातार लगी हुई है। न सिर्फ टीएमसी, कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार चालू है। हालांकि कांग्रेस यहां पर वाम दलों के साथ में गठबंधन के साथ इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए अपनी जमीन तलाशना पश्चिम बंगाल के चुनाव में थोड़ा मुश्किल यहां पर लग रहा है और असली मुकाबला खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हमारा बीजेपी के साथ में है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी कुमार राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि होने वाले जो बाकी के अन्य 4 राज्य हैं उनकी भी चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस समय हम कह सकते हैं कि पूरे देश का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर है। और जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भी पूरा फोकस पश्चिम बंगाल के चुनावों पर है और ऐसे में कई महीनों के बाद में पीएम मोदी का बंगाल दौरा हो रहा है। यहां पर बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बंगाल है जहां का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। क्या इस दौरे को पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी समय से टीएमसी सरकार की जड़ों को हिलाने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े बिल हैं, खासतौर पर सीए और एनआरसी का अगर जिक्र किया जाए तो खासतौर पर फोकस उसका आसाम और बंगाल पर जो है दिखाई देता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मटुआ समुदाय वहां पर है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हिस्सा मतदान में वहां पर रखता है। ये वो समुदाय है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और कहीं ना कहीं एनआरसी के लागू होने के बाद में उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। एक दौर था जब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस समुदाय ने अपना अध्यक्ष तय किया था, लेकिन समय के साथ राजनीति बदली और उस राजनीति के बाद में जिस तरीके से टीएमसी सरकार ने एनआरसी और सीए का विरोध किया, तो जाहिर सी बात है वो समुदाय इस बार अपना नया चेहरा तलाशने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़ते जन समर्थन के कारण बंगाल पर फोकस करना पड़ रहा है।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की अगर बीजेपी ऐतिहासिक जीत लेकर के आती है तो जाहिर सी बात है अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो एक प्रकार से एक मूड जो देश का तय होता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता है। और ऐसी स्थितियों में जब कांग्रेस पूरी तरह से आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खाने बगावत देखने को मिल रही है, तो इस पूरे माहौल का बीजेपी फायदा लेना चाहेंगी। और जाहिर सी बात है पीएम मोदी से बेहतर चेहरा या पीएम मोदी से वरिष्ठ चेहरा इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, क्योंकि तमाम राज्यों के चुनाव में जहां जहां पीएम मोदी की रैलियां हुई है, खासतौर पर बिहार का जिक्र करना लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां जहां पर भी पीएम मोदी की रैलियां हुई, कहीं ना कहीं वहां पर वोटर्स को प्रभावित किया गया। और वोटर्स जो एक समय ये ठान चुका था कि नीतीश कुमार की विदाई तय करनी है, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की रैली के बाद में उसका मूड डाइवर्ट हुआ और वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभरी। तो जाहिर सी बात है पीएम की जो भी रैलियां आगामी समय में तय की गई है, कहीं ना कहीं बंगाल के वोटर्स के लिहाज से, बंगाल में नई सरकार देने के लिहाज से, या यूं कहा जाए सरकार के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार हो रहा है या तैयार किया जा रहा है, उससे फायदा बीजेपी को काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि उस पर विचार किया जा सकता है कि एक कोई सर्वमान्य नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास में बंगाल में नहीं है, एक वो चेहरा जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने जा रही हो, तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार का पार्टी के अंदर अंदरूनी संघर्ष पैदा ना हो, इसलिए से पीएम मोदी को पूरी तरह से इसका चेहरा तैयार किया गया है। पीएम मोदी ही वहां पर तमाम रैलियां करने वाले हैं। बाद में कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा अगर सत्ता में आते हैं, ये भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पीएम मोदी का कितना ज्यादा उपयोग बंगाल के चुनाव में किया जा सकता है, इसी लिहाज से ये रैलियां तय की गई है। बिल्कुल राकेश जी, और जाहिर सी बात है पीएम मोदी का चेहरा तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं, अगर हम बिहार और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं पर भी बताया नहीं गया। और बार बार बीजेपी की तरफ से इन तमाम विधानसभा चुनावों में कहा भी गया कि यहीं का जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो सालों से काम कर रहा है, उसी को बंगाल के माफ कीजिएगा, अलग अलग विधानसभा में ये कहा गया कि उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई रोचक इसलिए हो जाती है राकेश जी, क्योंकि कई बड़ी संख्या में नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं टीएमसी से। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना कह सकते हैं कि निर्णय जटिल हो सकता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की लड़ाई अब ज्यादा रोचक हो चुकी है। जिस तरीके से एक दिन पहले फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो मौलाना अब्बास सिद्दीकी है उसके साथ में कांग्रेस का पैक्ट होता है, लेफ्ट के साथ में पैक्ट पहले से है, तो जाहिर सी बात है 30% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम मतदाता का फ्लक्चुएशन किस साइड में रहेगा ये देखने वाली बात इसलिए भी होगी क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़नी है। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी तो एक प्रमुख रूप से दावेदार के तौर पर है ही, लेकिन ममता बनर्जी का तनाव इसलिए भी बढ़ रहा है, एक तो पार्टी में बगावत हो चुकी है, पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दूसरा चैलेंज उन्हें लेफ्ट और कांग्रेस के साथ साथ जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं फ्लक्चुएट कर गया, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी लगातार अपने बयानबाजी के कारण कहीं न कहीं विवादों में रहे हैं, चर्चाओं में रहे हैं, और तकरीबन 100 सीटें ऐसी है, जो आंकड़ा मेरे पास में है, 100 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता पूरी वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो वोटर्स किधर जाएगा? अगर वो वोटर्स डिवाइड होता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हो रहा है, और अगर वो वोटर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो ममता बनर्जी और कांग्रेस लेफ्ट चाहकर भी उसे एकजुट होकर के अपने पक्ष में नहीं कर पाएंगे। ये तनाव सबसे ज्यादा है। दूसरा, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो भी माहौल है या जो भी इन 2 सालों में तैयार किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत उसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से, भले ही वो कहीं कि दुर्गा पूजा का माध्यम हो या सीए एनआरसी का माहौल हो या बिहार में जिस तरीके से बिहार का सीमांचल वाला इलाका है वहां पर जिस तरीके से खासतौर पर एआईएमआईएम ने एक अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव में हो सकता है। रही सीएम पद के चेहरे की बात, तो आप देखिएगा एक लंबे समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में आई है, भले उत्तर प्रदेश हो, एक लंबे समय के बाद में सत्ता में आई, विचार मंथन किया गया, चिंतन किया गया, और कहीं न कहीं नागपुर से हरी झंडी मिलने के बाद में योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति से मुक्त किया गया और एक सीएम के चेहरे के तौर पर उतारा गया। यही महाराष्ट्र में हुआ था। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें कोई मेरे हिसाब से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर जानते होंगे या चर्चाओं में रहने वाला नाम नहीं था, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जाहिर सी बात है लंबे समय के बाद में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को छोड़ दें तो एक लंबे समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टीएमसी के खिलाफ खड़ी होकर के चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है
सत्ता में आती है तो कोई ऐसा सर्वमान्य नेता बंगाल का तय किया जाएगा जो कहीं ना कहीं वहां की राजनीति को समझता हो, जानता हो। दूसरा, संघ की मोहर लगना भी वहां पर खासा प्रभाव रहेगा, क्योंकि संघ जो है, संघ के जो आनुषंगिक संगठन है, वनवासी कल्याण परिषद हो या तमाम सीमांचल वाले इलाके हो, वहां पर संघ अपनी पैठ बनाने के लिए जिस तरीके से वहां पर प्रचारक उनके लगे पड़े हैं या जिस लिहाज से विस्तारक उनके वहां पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक सर्वमान्य नेता, संगठनात्मक नेता वहां पर तय किया जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी चेहरे पर कोई बगावत ना हो, किसी चेहरे पर आंतरिक संघर्ष ना हो, उससे पहले की जाजम बीजेपी ने बिछा ली है। तो जाहिर सी बात है जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह का तो दौरा लगातार चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जाजम बिछने के बाद में अब पीएम मोदी का वहां पर उतरना, और इस दौर में जब कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन के बाद में एक दौर था, उमंग जी आप सोचिएगा, जब कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के साथ ही आरोप लगना शुरू हो गए थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन अब वही नेता आगे बढ़कर के कोविड से डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं, इस प्रकार के बयानात उनके आ रहे हैं। तो पूरे देश की जनता उस चीज को जान रही है, समझ रही है कि केंद्रीय स्तर पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है, किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तमाम राजनीतिक बयानबाजियों को जवाब दिए बिना देश किस दिशा में जा रहा है, इन चीजों को जनता पूरी तरीके से जानती है, समझती है। तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी का जो प्रभाव पड़ सकता है वो किसी और का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं छोड़ सकता है। इसी लिहाज से पहले फेज में जिस तरीके से रैली तय की गई है, अपने आप में बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी चाल चल दी है। अब ममता बनर्जी उस चाल की एवज में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास केंद्रीय लीडरशिप के तौर पर कई चेहरे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली लेवल का उनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसको प्रोजेक्ट करके वो आगे आ सके। तो पूरी लड़ाई ममता बनर्जी को खुद लड़नी है, और यहाँ पर बीजेपी के पास में एक के बाद कई चेहरे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी काफी प्लस में है। बिल्कुल राकेश जी, ये तो रही पश्चिम बंगाल की बात, पीएम मोदी की बात, बीजेपी की बात, टीएमसी की बात। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि अगर देखा जाए तो टीएमसी पूरी तरीके से इसे सहानुभूति फैक्टर के रूप में ढालना चाह रही है कि ममता बनर्जी बनाम संपूर्ण बीजेपी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, ये वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के कद्दावर और दिग्गज नेता माने जाते हैं। और इन सबसे अगर पश्चिम बंगाल में कोई प्रमुख तौर पर लड़ाई कर रहा है या लड़ रहा है पश्चिम बंगाल के चुनावों में, तो वो ममता बनर्जी है। और पीएम मोदी के जो प्रस्तावित दौरे हैं, 20 दौरे यहां पर बताए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के आने वाले समय में पीएम मोदी के होने वाले हैं, और इसी बीच में पीएम मोदी का डिप्लोमेटिक कैलेंडर भी लागू हो चुका है। राकेश जी, यहां पर दो सवाल यहां पर बनते हैं। एक, तो क्या टीएमसी को सहानुभूति फैक्टर का लाभ मिल सकता है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहेगा? और दूसरा सवाल प्रमुख तौर पर राकेश जी मेरा यह है कि आने वाले समय में पीएम मोदी के जो विदेश दौरे हैं वो शुरू होने वाले हैं करीब 16 महीने के बाद में, और सबसे पहले जो 3 नाम जो आ रहे हैं वो आ रहा है, एक तो बांग्लादेश, पुर्तगाल और ब्रिटेन। इसमें भी सबसे पहले पीएम मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह में बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव और पीएम मोदी का यह दौरा, इन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या इसे हम एक सियासी घटनाक्रम मान सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, अब बंगाल में चुनाव के साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है या नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो प्रूव उससे हो जाता है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार ही पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है उस हवा को पहले से वो लोग भांप चुके हैं। तकरीबन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो खास विश्वस्त लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में जा चुके हैं। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल का अंदाजा लगाया जा चुका है, और कहीं ना कहीं आने वाले तूफान से पहले ही उस चीज को भांप करके यही लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है, और सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, दुर्गा पूजा का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला हो, या यूं कहा जाए बिल्कुल जो टीएमसी या लेफ्ट के दौर में जो संघर्ष हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में तो वो अराजकपूर्ण जो माहौल राज्य में है, तो वहां पर आम जनता अब पूरे तरीके से उस माहौल से उगता चुकी है। अब शांति और सद्भाव का माहौल चाहती है। तो जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन उस माहौल में होना लाजमी सा हो जाता है, और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि 10 साल एक चेहरे को देख करके कहीं ना कहीं तमाम विवाद खड़े होते हैं, पुराने विवाद भी सामने आते हैं। तो जनता एक नए परिवर्तन को देखना चाहती है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, पीएम मोदी का जो दौरा है, देखिए अभी एक दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने
बंगाल बाड़ी में जाकर के बंगाली समुदाय के लोगों को संबोधित किया था, काली माता के दर्शन किए थे। तो जाहिर सी बात है देश भर में जहां जहां भी बंगाली समाज के लोग हैं वहां जाकर के तमाम जो इनका बूथ स्तर का कार्यकर्ता तक है या राष्ट्रीय नेताओं के जो भी दौरे होते हैं, जिस भी राज्य के दौरे होते हैं, वहां पर उन लोगों पर जाकर के बातचीत करना अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेज दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं हम आपके लिए आपके चुनाव में उतर रहे हैं, आपका सहयोग जरूरी है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा उस लिहाज से हो रहा है, ऐसा संभव नहीं है। बांग्लादेश दौरा जाने का एक कारण यह भी है कि वैक्सीन के लिहाज से वैश्विक परिदृश्य पर भारत की छवि जो उभर करके पहुंची है, कहीं बांग्लादेश ने स्पष्ट किया था कि वो चाइना की वैक्सीन ना लेकर के भारत का वैक्सीन लेंगे। तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भारत और बांग्लादेश के संबंध जो मधुर रहे हैं कहीं ना कहीं आजादी के बाद से ही, तो उस संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से, और चूंकि एक साइड में आप पाकिस्तान के साथ में वो शांति वार्ता स्थापित नहीं कर पा रहे लाख कोशिशों के बावजूद भी, तो दूसरा जो छोर है वहां पर आपका शांति वार्ता होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं इस चीज को या सीएए या एनआरसी को लेकर के कोई गलत मैसेज पड़ोसी राष्ट्रों में ना चला जाए, उस लिहाज से भी इस यात्रा को देखा जा सकता है। क्योंकि बंगाल और आसाम का जो इलाका है, तो जाहिर सी बात है सीएए और एनआरसी लागू होता है तो रोहिंग्याओं का मामला भी वहां पर खड़ा होता है। बांग्लादेश पहले से ही रोहिंग्याओं को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात रख चुका है, म्यांमार तक को पूरी तरीके से अल्टीमेटम दिया जा चुका है। तो विदेश नीति के लिहाज से ये दौरा कहा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश कई आसाम और बंगाल में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें बांग्लादेश में रोज का आना जाना, या यूं कहा जा सकता है पारिवारिक संबंध के लिहाज से जो संबंध बनते हैं वो हैं। तो ऐसे में जो मैसेज जाता है भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का, तो एक स्तर तक मान लीजिए 2% के आसपास भी अगर मैसेज उस बंगाली समाज में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के लिए फ्रूटफुल होता है। तो तमाम कारण होते हैं, और पीएम मोदी की राजनीति का प्रमुख बिंदु भी मंग जी यही होता है कि एक तीर से कई निशाने लगाना वो बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, किस लिहाज से कौन सा दौरा कब होगा, कब किस तरीके से अहम होगा, ये चीजें वो भलीभांति जानते हैं। विदेश नीति भी तय करनी है और बंगाल में भी चुनाव है, तो मैसेज कैसे बेस्ट छोड़ा जा सकता है इस लिहाज से ये दौरा तय किया गया है। लेकिन खासतौर पर 20 रैलियां जिनका जिक्र आप कर रहे हैं बंगाल में पीएम मोदी की होनी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन 20 रैलियों के एक टाइम टेबल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इतने लंबे समय बाद अगर बंगाल में कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की एकछत्र वापसी होती है तो अपने आप में देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा, और देश में तो जाएगा क्योंकि सीधा दिल्ली तक का रास्ता ले जाने वाला उत्तर प्रदेश, जहां पर अगले साल चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है ये मैसेज पूरे देश में फैलता है। तो ऐसे में जो डाइवर्जन वोटों का होता है वो कहीं ना फ्रूटफुल दिखाई देता है। बिल्कुल राकेश जी, और इस डाइवर्जन की एक सबसे बड़ी वजह ये भी मान सकते हैं कि काफी लंबे समय से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और जाहिर सी बात है हमने कई जगह देखा है, भले ही हम राजधानी दिल्ली की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, किसी और राज्य की बात करें, इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहता है तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं बार बार एंटी इनकम्बेंसी की, वो भी जरूर सामने आती है। और ऐसे में जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया, अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी फतेह कर लेती है तो आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में भी साफ एक मैसेज आएगा कि जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष तौर पर उनका जिक्र करना जरूरी इसलिए क्योंकि वो एक चेहरा ऐसा है बीजेपी के पास में आने वाले कुछ समय तक, तो कम से कम कि उनके चेहरे के नाम पर कई चुनाव अभी जीते जाने और भी बाकी हैं। तो राकेश जी, एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल अगर बीजेपी फतेह कर लेती है तो उत्तर प्रदेश में तो खैर आने वाले चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या बाकी अन्य राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है? बहुत कम शब्दों में राकेश जी। देखिए, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग नहीं आंका जा सकता है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर के जो फीडबैक ज्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक हद तक उसे टाला जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास में बीजेपी के पास में काफी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था जिस तरीके से योगी सरकार के आने के बाद में काफी कुछ हद तक उन अपराधों पर लगाम कशी गई है, वहीं साथ ही आम आदमी यह भी गौर करता है कि तमाम जो बाहुबली लीडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक दौर में उन सरकारों के दौर में बाहुबली नेता हुआ करते थे और अवैध संपत्तियों सहित तमाम केस उनके ऊपर हुआ करते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तो आम जनता के बीच में यह मैसेज पहुंचा है योगी सरकार के आने के बाद में कि कानून व्यवस्था स्ट्रांग हुई है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राम मंदिर, तकरीबन 500 साल के इतिहास के बाद में यूं माना जा सकता है कि बड़ा वोट बैंक, खासतौर पर जो जनरल वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी संभावना पूरी है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव की हवा शुरू होगी तो ऐसे में पूरी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और लंबे समय से जिस 370 और राम मंदिर को लेकर के बीजेपी संघर्ष कर रही थी, वो मुद्दे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है उन मुद्दों का बीजेपी जिक्र करेगी और ऐसी स्थिति में उनका फायदा उठना लाजमी है।
बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। और पश्चिम बंगाल की इस जो हम कह सकते हैं इस रण के बाद में कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ये फतह कर लेती है, जैसे कि अभी आपने भी कहा, तो उसका आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक इसका असर देखा जाएगा। फिलहाल समय इजाज़त नहीं देता है। राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में होने वाली 20 रैलियां, और इन्हीं 20 रैलियों के बीच में पीएम मोदी का बंगाल का दौरा, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर क्या कुछ सियासी घटनाक्रम परिवर्तित यहां पर होंगे, ये देखना वाकई में बहुत रोचक होगा। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।